सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हमने कहा था हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, उसी के संदर्भ में टेस्ट 1 का आज 5 सवाल है स्पेसिमेन रूप में। आइए उन पे डिस्कशन करते हैं। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। हमने सिविल सर्विस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, HCS, RAS और UPPSC के लिए। तो अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। पहला सवाल है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किस युद्ध को कहा जाता है? तो राक्षसी तंगड़ी एक स्थान का नाम है, उस वजह से ये काफी चर्चित युद्ध है और इसका राइट आंसर होगा तालीकोट का युद्ध। तो सबसे पहला सवाल, जो जैसा HCS ने पिछली बार पेपर में एक सवाल में 4 सवाल पूछने की तैयारी की थी, उस अनुपात में हम बात करें। पहला सवाल इसके बाद बनता है, ये युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 26 जनवरी 1565 को ये युद्ध लड़ा गया। तो आप एक सवाल ना तैयार करें, एक सवाल में उपलब्ध सभी ऑप्शंस को अच्छे से जरूर तैयार करें। किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये विजयनगर साम्राज्य और जो दक्कन के सुल्तान थे, जिनमें बेसिकली बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के जो मुस्लिम सुल्तान थे, उनके बीच में लड़ा गया। अलिया राम राय या राम राय जो राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, वो इसमें पराजय हुई उनकी और विजयनगर को नेस्तनाबूत इन्होंने कर दिया, ध्वस्त कर दिया पूरा उस शहर को ही। लेकिन हम फिर बात करें कि ऑप्शन में जो अलग अलग ऑप्शन दिए, क्या उनको भी एटलीस्ट उनके बारे में हमें जानकारी तो होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। एक युद्ध 20 अप्रैल 1526 को बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, आपको सबको पता ही है। कौन जीता, कितने समय तक युद्ध चला, ये 3-4 बातें जरूर याद कर लें, क्योंकि यही सवाल के रूप में आपसे बार बार पूछी जाती है। दूसरा पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और तीसरा 14 जनवरी 1761 को किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अफगान और मराठाज के बीच। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगा ये तो आपको आता ही होगा जो HCS की तैयारी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात करें तो ये महाभारत का युद्ध है, हरियाणा सरकार का तो चहीता महाभारत इवेंट है। गीता जयंती वो बड़े जोर शोर से भी मनाते हैं। जब आप इसको याद करें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लें। ये युद्ध कितने दिन चला था, किन किन के मध्य हुआ, सबको पता है, कौरवों और पांडवों के मध्य। फिर आर्कियोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से इस युद्ध की अप्रोक्सीमेट डेट क्या है और एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के हिसाब से इस युद्ध की डेट क्या है। ये दोनों फैक्ट आप याद रखें, क्योंकि अगर सवाल को बाइफरकेट करके पूछा जाएगा तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन था धर्मत का युद्ध, तो ये 15 अप्रैल 1658 किस किस के मध्य लड़ा गया? तो ये औरंगजेब वर्सेज जसवंत सिंह, जो जोधपुर के शासक थे, उनके मध्य लड़ा गया। तो ये धर्मत के पास एक स्थान है फतेहाबाद। तो फतेहाबाद आप जानते हैं हरियाणा में भी है। तो उसी तरह फतेहाबाद उज्जैन के पास एक स्थान है, वहां पे ये युद्ध लड़ा गया था और जो जसवंत सिंह जी है वो इस युद्ध में पराजित हो गए थे। तो युद्ध के कोई भी सवाल हो, किस किस के मध्य लड़ा गया, कौन विजेता हुआ, युद्ध की अवधि कितनी रही, और युद्ध का कोई राक्षसी तंगड़ी टाइप से स्पेसिफाइड नेम है, तो वो चारों चीजें आप कोई भी युद्ध का सवाल पढ़ेंगे उसमें डेफिनेटली आप उसको याद करेंगे। फिर एक साइंटिफिक सवाल के लिए भी इस तरह के हम सवालों की आगे तैयारी करेंगे कि भूमि में कम कैल्शियम की मात्रा में उगने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, एल्कलीफाइल्स, कैल्सीफ्यूज, हेलोफाइल्स और कैल्सीकोल्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? जो कम लो कैल्शियम सोइल, तो वो होगा कैल्सीफ्यूज। तो एल्कलीफाइल्स क्या होता है? जो हाई एल्कलाइन एनवायरनमेंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली pH 10 के करीब जो क्रॉप्स उगती हैं वो एल्कलीफाइल्स कहलाती हैं। कैल्सीफ्यूज क्या होता है? बेसिकली वो क्रॉप्स जो एसिड सोइल, या इसको अदर फॉर्म में कहें कैल्शियम लो सोइल के अंदर जो उगती है, वो कैल्सीफ्यूज फसलें कहलाती है। फिर हेलोफाइल्स क्या होता है? तो ये जो साल्टी एक्सट्रीम साल्टी एनवायरनमेंट में जो क्रॉप्स उगती हैं वो हेलोफाइल्स कहलाती है। और कैल्सीकोल्स क्या होता है? ये जस्ट इसका अपोजिट है। तो कैल्सीकोल्स होता है कैल्शियम रिच सॉइल में उगने वाली क्रॉप्स। फिर अगर आप और अच्छी तैयारी करें तो एक एक आधा इनका एग्जाम्पल भी याद कर लें, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक तैयार हो जाए। अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आज हम सिर्फ 5 सवालों के रूप में ही मैं आपको एक डेमो बताऊंगा। अब हम इसको रेगुलर शुरू करने वाले हैं।
यहाँ दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। तो हरियाणा के जो मिल्क प्रोडक्शन है वो देश में हमेशा से लैंडमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके दुग्ध उत्पादन के निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन से सही है? पहला आंकड़ा है, वर्ष 19-20 के मुकाबले 20-21 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में कमी हुई है। तो देखने में लगता है हरियाणा में दूध की कमी तो हुई नहीं, पशुधन बढ़ा है। तो क्या ये सही है? हरियाणा में मिल्क प्लांट कैपेसिटी में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये भी सही प्रतीत होता है। ये गलत प्रतीत होता है अगर ऊपरी नजरिए से इसको जनरलाइज करके देखें। हरियाणा में मिल्क प्रोक्योरमेंट वर्ष 2019-20 के मुकाबले 20-21 में कम हुआ है। तो ये दोनों लगभग अपोजिट होते होंगे, अगर एक सही होगा तो एक गलत हो जाएगा। और हरियाणा में वर्ष 19-20 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है वो 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? तो हरियाणा का जो स्टैटिक हैंडबुक है उसमें हम पहले पॉइंट की चेक करते हैं। वर्ष 19-20 के मुकाबले 20-21 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में कमी हुई है। तो 19-20 में दुग्ध उपलब्धता कितनी थी प्रति व्यक्ति? 1142, और 20-21 में 1060, यानी कमी हुई है। तो ये दिख रहा गलत था लेकिन ये राइट है। हरियाणा में मिल्क प्लांट कैपेसिटी में लगातार वृद्धि हो रही है। डेफिनेटली देखने में लगता है हरियाणा इस मामले में काफी काम कर रहा है। तो जब हम आगे आते हैं तो मिल्क प्लांट कैपेसिटी 9.45, 9.45, 9.45 ये कांस्टेंट चल रही है, मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो गया। मिल्क प्रोक्योरमेंट है 19-20 के मुकाबले 20-21 में कम हुआ। तो मिल्क प्रोक्योरमेंट है 19-20 के मुकाबले 20-21 में बढ़ा है, कम नहीं हुआ। तो ये गलत हो गया। और हरियाणा में 19-20 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी। तो 1087 का डाटा हमने देखा था, लेकिन ये डाटा 18-19 के रेफरेंस में सही था। 19-20 की बात करें तो 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता थी। तो ये हमारा यानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। तो बी आंसर है वो इसका राइट होगा। तो आप भी चेक कर लें आंसर को, और आपको कोई क्रॉस टैली करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां आपको इसका डिटेल बता दूंगा। फिर समुद्री धाराएं हमेशा से एक ओशन करंट है, वो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में महत्वपूर्ण सवाल होता है, और स्पेशली तब जब पीएससी की मंशा एक सवाल में 2-3 सवाल पूछने की हो। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है का दूसरा अर्थ होता है गलत है। तो गल्फ स्ट्रीम है वो उष्ण महासागरीय धारा है। तो आपको सबको पता है गल्फ स्ट्रीम है वो उष्ण महासागरीय धारा है। कौन से महासागर की धारा है? ये नॉर्थ अटलांटिक की। तो ये आपको बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, पैसिफिक और हिंद महासागर की गर्म और ठंडी जल धाराएं आपको पता होनी चाहिए। कहां से कहां तक चलती है? तो कैप हैट्रस से ग्रैंड बैंक तक ये चलती है। इसकी उत्पत्ति के कारण आपको पता है फ्लोरिडा जल धारा एवं अटलांटिस जल धारा का आपस में मिलना है, और यहाँ जल के घनत्व की विभिन्नता भी इसके मूवमेंट का मेजर कारण है, जो विभिन्न पीएससी में बार बार पूछा जाता है। तो यानी ये तो सही हो गया। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो गर्म जल धारा है। तो डेफिनेटली उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट ये भी नॉर्थ अटलांटिक की है और गर्म जल धारा है। ये 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट देशांतर के बीच में चलती है। लेब्राडोर है वो शीत महासागरीय धारा है, बिल्कुल शीत महासागर है, ये भी नॉर्थ अटलांटिक की है। कहने का मतलब ऊपर की तीनों धाराएं, तो क्या हमारा ऑप्शन पूरा नॉर्थ अटलांटिक बेस होगा? देखते हैं हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो जो लेब्राडोर धारा है वो शीत महासागरीय धारा है। ये बेफिन की खाड़ी और डेविस जल डमरू मध्य से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक वर्ष भर चलने वाली धारा है। तो फिर कैलिफोर्निया धारा किस प्रकार की धारा है? अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करूं तो ये शीत धारा है, गर्म जल धारा नहीं है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम से ये साउथ की तरफ मूव करती है, और ये कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में बहती है ये आपको पता होना चाहिए। तो द राइट आंसर इज डी। कैलिफोर्निया एक ठंडी जलधारा है, हम इसे गर्म जलधारा मानने की गलती ना करें। फिर एक इकोनॉमिक्स में जो सवाल बनता है कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं, सही बात है। और वे अपने प्लेटफॉर्म ऊपर तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह एक सीमित सुविधा है। तो ये भी सही है।
तो राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। तो ये 5 सवालों में हमने इकोनॉमिक्स के सवाल किए, इकोनॉमिक सर्वे के सवाल किए, जियोग्राफी के सवाल किए, हिस्ट्री के सवाल किए। तो आपने देखा लगभग अब पॉलिटिकल साइंस के सवाल रह गए और काफ़ी सारे जो जनरल जीके के सवाल है वो रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अब शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।